हेलो दोस्तों, आज फिर से आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वर्चुअल शिक्षा पर। जैसा कि हम लोग अपने सिलेबस को लेकर के आगे बढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में हम लोगों ने 5 ईयर प्लानिंग इन इंडिया जो था वो कंप्लीट किया था, तो उसी हिसाब से हम आगे और मूव करते हैं। आपके सिलेबस में पॉवर्टी भी एक चैप्टर है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे कि पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी को किस तरीके से हम एस्टिमेट करते हैं, पॉवर्टी के क्या क्या कॉजेज हैं और पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए किस किस चीजों की जरूरत है, क्या क्या पॉलिसी को अपनाने की जरूरत है, और लास्ट क्या क्या प्रोग्राम्स, क्या क्या स्कीम्स लेकर के सरकारें चली जिससे कि हमने कई हद तक पॉवर्टी को क्या किया, रिड्यूस किया। तो चलिए आज शुरू करते हैं एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है पॉवर्टी। सबसे पहली बात यह कि हम किसको पुअर बोले, ठीक है ना, किसको बोले कि ये पॉवर्टी में है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो मैंने यहां लिखा है बोर्ड पर। It is a state in which a person or community lacks the financial resources and is unable to fulfill even its basic necessities of food, clothing and home. बात समझ में आ रही? यानी कि अगर हम कहें, अगर हम किसी को ये कह दें कि उसके पास पैसे कम है, मनी के टर्म्स में अगर कह दें कि उसके पास पैसे नहीं है, तो इसका मतलब वो पुअर हो गया? ऐसा नहीं है। हमको देखना पड़ेगा कि उसके पास जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, हो सकता है उसके जेब में पैसे नहीं है लेकिन कई एकड़ की जमीन रखा हो सकता है वो कई और रूप में अपने एसेट्स रखा हो। बात समझ में आ रही है? तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज को देखकर हम ये अंदाजा लगा पाएंगे कि वो इंसान वो पॉवर्टी के लाइन के नीचे है या पॉवर्टी पुअर है या नहीं है, ठीक है ना। अभी पॉवर्टी लाइन में टर्म यूज नहीं करना चाह रहा हूं क्योंकि मैंने उसके बारे में आपको बताया नहीं, ठीक है ना। तो वो पुअर है कि नहीं है ये कैसे डिसाइड होगा? ये उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज को देखते हुए डिसाइड होगा और ये देखना होगा कि क्या वो अपने बेसिक नेसेसिटीज को, चाहे वो रोटी हो, कपड़ा हो या मकान हो, क्या वो उसको फुलफिल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। इस आधार पर सर्वे किया जाएगा और ये चीजें पता की जाएंगी कि वो कितने लोग देश में अभी भी ये सारी चीजें, जो बेसिक चीजें हैं, उनको ले पाने के, उसको अचीव कर पाने के, उसको खरीद पाने में सक्षम हैं या नहीं है। बात समझ में आ रही है? इसी के हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो सर्वे मैंने कहा कि ये सर्वे की जाएगी, ये सर्वे करता कौन है? ये सर्वे करता है NSSO, ठीक है ना, हम सबको पता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, जिसमें पॉवर्टी के लिए नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है, ठीक है ना। वो ऑफिस क्या करता है? पॉवर्टी इन इंडिया इज एस्टिमेटेड बाय NSO अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। अगर NSSO भी बोलता है तो वो इसी NSSO के अंदर ही ये ऑफिस है, ठीक है ना। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात होगी तो हम क्या करेंगे? NSSO। और अगर इस तरह का ऑप्शन भी हमको मिलता है MCQ बेस्ड क्वेश्चन में तो NSO पर भी हम जा सकते हैं, ठीक है ना। तो पॉवर्टी इन इंडिया इज एस्टिमेटेड बाय NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री, और ये किसके अंदर आती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर आती है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ठीक है ना। इसके आगे हम क्या देखते हैं कि एक इंपॉर्टेंट जो MCQ बेस्ड क्वेश्चंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है? 17 अक्टूबर इज डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी बाय द UN, यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए हम लोग जो दिन तय किए, वो कौन सा दिन था? वो 17 अक्टूबर को हम लोग उसको मनाते हैं, ठीक है ना। और ये कब से चल रहा है? ये 1987 के टाइम से चल रहा है। बात समझ में आ रही है? 17 अक्टूबर को हम लोग UN के थ्रू ये आया कि क्या इस दिन को हम लोग पॉवर्टी इरेडिकेशन डे की तरह मनाएं। इसीलिए 17 अक्टूबर को सिंस 1987 हम लोग पॉवर्टी इरेडिकेशन डे की तरह मनाते हैं। MCQ बेस्ड क्वेश्चंस में आते हैं, कई एग्जाम्स अभी यूनिवर्सिटी के ही MCQ बेस्ड की भी बात हो रही है, तो इसलिए हम लोग इस तरीके से पढ़ते हैं कि हमारा MCQ भी कवर हो जाए और थ्योरेटिकल पार्ट तो साथ में कवर हो जाए, ठीक है ना। तो क्या क्या MCQ बेस्ड क्वेश्चन यहां से हो सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम NSSO का नाम लेंगे। अगर ऑफिस हमको दे देता है NSSO, हमारे ऑप्शन में नहीं है, अगर नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस की बात करता है तो हम इसकी बात कर लेंगे। ये जो ऑफिस है ये किसके अंडर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स
एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर आता है, हम इस चीज को मेंशन कर देंगे वहां पर। तो इस तरीके के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन अगर बनते हैं तो हम इसको देख सकते हैं। दूसरी बात, अब ये जो पॉवर्टी है, ये पॉवर्टी के कॉजेस क्या क्या है, कॉजेस ऑफ पॉवर्टी क्या क्या है, तो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, मैंने इसको जोड़ने की कोशिश की है जो अभी तक हम लोग इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। भारत जब आजाद हुआ तो इस देश में बहुत सारे लोग ऐसे थे, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऐसा था जिसके पास ना रहने को घर था, ना कपड़े थे, ना उनके पास रोटी थी खाने की। यानी रोटी, कपड़ा, मकान जो हम बेसिक नेसेसिटीज कह रहे हैं वो उनके पास नहीं थी। लेकिन हमारे पास कोई तरीका ही नहीं था कि हम काउंट कर सकें कि कितने ऐसे लोग हैं। अगर सरकार आप तक कोई सुविधा पहुंचानी चाहती है, अगर कोई सरकार आप तक कोई भी स्कीम पहुंचाना चाहती है, तो पहले सरकार को यह मालूम तो होना चाहिए ना कि हमको कितने लोगों तक वो स्कीम या वो सुविधा पहुंचानी है। सबसे पहले तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि क्वांटिटी कितनी। लेकिन हमारे पास उस समय पॉवर्टी को डिफाइन करने का, किसको हम पुअर बोले, इसको बता पाने के लिए हमारे पास कोई चीज हमारे पास उस समय नहीं, ठीक है ना। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या था? कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। ब्रिटिशर्स ने हमको क्या किया था? हमको एक लंबे समय तक अपने शासन में आगे बढ़ने से रोका था। हमको डिफरेंट कॉलोनीज के थ्रू हमको एक्सप्लॉइट किया था, हमारे इंडस्ट्रीज को तबाह कर दिया था, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को, जो हमारे रॉ मटेरियल जिसमें हम प्रसिद्ध थे, जिसमें हम जाने जाते थे विश्व में, उस पर हमारे ऊपर क्या किया था? पूरी तरीके से हमारे रॉ मटेरियल्स को भी बाहर एक्सपोर्ट करने से रोक दिया था। किस तरीके से? मैंने पिछले क्लासेस में बताएं कि उसने क्या किया, जो हमारे यहाँ के बेहतर रॉ मटेरियल्स थे उसको अपने ब्रिटेन में फ्री में यहां से लेकर गया, वहां से फिनिश गुड बनाया और पूरे विश्व में बेचा। जो रॉ मटेरियल हम विश्व में बेचते थे, जो रॉ मटेरियल हम विश्व में एक्सपोर्ट करते थे और उससे हम कुछ मुनाफा कमाते थे, उसको उसने क्या किया? पूरी तरीके से तबाह कर दिया। जब विश्व हमारे चीजों की, हमारे रॉ मटेरियल्स की डिमांड करता था, तो उस पर जो एक्सपोर्ट ड्यूटी थी, जो उस पर टैरिफ था, उसको हाई कर दिया, जिससे कि उनकी डिमांड, क्योंकि प्राइस बढ़ गई टैरिफ इंक्रीज होने से, तो उनकी डिमांड अपने आप क्या हो गई? कम हो गई, जिससे कि हमारे यहाँ के रॉ मटेरियल्स का डिमांड खत्म हो गया। पूरी तरीके से हमारे जो मेन सारे सेक्टर्स हैं उनको तबाह कर दिया गया, ठीक है ना। तो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हम पुअर रहे और काफी समय तक रहे, ठीक है। सेकेंड, लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। जब हम लोग इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे थे और प्राइमरी सेक्टर की बात कर रहे थे, तो हम लोग शुरू से ये बात कहते आ रहे हैं कि ब्रिटिश शासन के बाद जब भारत आजाद हुआ और जब 50 में कई सारे सर्वे वगैरह किए गए, तो हमने देखा कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन भी लो है, प्रोडक्टिविटी भी लो है। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी की बहुत बुरी हालत है। मैंने आपको फैक्ट्स भी बताए हैं पिछले क्लासेस में, और मैंने प्रोडक्टिविटी के लिए आपको बताया कि 660 किलोग्राम व्हीट बस होता था पर हेक्टेयर। लेकिन आज के समय में अगर 2015-16 की हम बात करें तो वो मोर देन 3000 किलोग्राम पर हेक्टेयर होता है, यानी लगभग 5 टाइम्स अधिक, ठीक है, जो कि आजादी के समय बहुत कम था, बहुत लो प्रोडक्टिविटी थी। तो ये सारे कॉजेज हैं, क्योंकि हमारा जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है, क्यों हम इसको पॉवर्टी में डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि हमारा मेजॉरिटी ऑफ जो पॉपुलेशन है वो कृषि क्षेत्र से, एग्रीकल्चर सेक्टर से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, उसी से एम्प्लॉयड है, ठीक है ना। तो अगर प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं होगी, अगर प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा, तो उनकी इनकम कैसे इंक्रीज होगी? बात समझ में आ रही? इसीलिए मैंने कहा कि कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन एक बहुत बड़ा कॉज था। और सेकंड, लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। थर्ड, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, एक और तरीका, जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा? पुअर रहेंगे लोग। क्यों पुअर रहेंगे? क्योंकि गिवन रिसोर्सेज में, एक रिसोर्सेज हमारे पास क्या है? लिमिटेड है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और लोग क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। और दूसरे तरीके से अगर हम देखने की कोशिश करें तो जो हम किसी इंडिविजुअल की पर कैपिटा इनकम निकालते हैं, पर कैपिटा इनकम, इसको हम पीसीआई से दिखा रहे हैं, इसको हम कैसे निकालते हैं? इसमें हम कहते हैं कि नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन, यही कहते हैं। अगर पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज कर रही है काफी तेजी से, तो सीधी सी बात है पर कैपिटा इनकम क्या होगा? डिक्रीज होगा, सीधी सी बात है। और पर कैपिटा इनकम, अगर प्रति व्यक्ति आय कम होगी, तो हम कह सकते हैं कि वो
पुअर रह सकता है, वो पुअर है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो ये कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अनएम्प्लॉयमेंट, अगर हम बेरोजगार हैं, सीधी सी बात है हम पुअर है, ठीक है ना। अगर पिताजी की, दादाजी की बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज नहीं है तो हम क्या हैं, हम पुअर हैं अनएम्प्लॉयड होने के बाद, ठीक है ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से पॉवर्टी होती है, ठीक है ना। एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो गया कि ठीक है हम एम्प्लॉयड तो हो गए लेकिन मेरी इनकम बड़ी कम, इनकम मेरी क्या है, इतनी कम है कि हम अपने बेसिक नेसेसिटीज को पूरी नहीं कर पा रहे। इनकम हमारी इतनी कम है कि हम रोटी कपड़ा मकान नहीं ले पा रहे हैं, बात समझ में आ रही है। तो इसको हम लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट वाली कंडीशन कहेंगे, ठीक है। तो ये भी एक रीजन है कि हम क्या है, पुअर हैं, हम पॉवर्टी में हैं, ठीक है। फिर अर्बन रूरल डिवाइड, सीधी सी बात है, अर्बन रूरल डिवाइड जो शहर और गांव का जो एक डिवीजन है, ठीक है ना, इसने भी पॉवर्टी को बहुत ज्यादा इंक्रीज किया। हमारा मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन कहां रहता है, वो गांव में रहता है, ठीक है ना, गांव में रहता है। और जो इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं वो मैक्सिमम कहां हो रही है, वो हो रही है अच्छे अच्छे जगहों पर, अर्बन एरियाज में, ठीक है ना। अर्बन एरियाज तो छोड़िए, हम लोग अगर बात करें अपने यहाँ के रीजनल डिस्पैरिटी की, तो भी हम कह सकते हैं कि रीजनल डिस्पैरिटी भी एक पॉइंट है पॉवर्टी के लिए। महाराष्ट्र में, दिल्ली में, इन सब जगहों पर काफी इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन यूपी में, बिहार में, इन जगहों पर, उड़ीसा में, बंगाल में, इन जगहों पर इंडस्ट्रीज नहीं है। तो क्या होगा, जब पिछले साल प्रवासी मजदूरों वाली कहानी हम लोगों ने लॉकडाउन में देखा, तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो मेजॉरिटी ऑफ प्रवासी मजदूर, जो मजदूर थे, वो महाराष्ट्र, दिल्ली या कहीं से भी किस तरफ जा रहे थे, उनका घर कहां था, तो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन उन लोगों का यूपी और बिहार से बिलोंग करने वाला था। बात समझ में आ रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है पॉवर्टी का। सिक्स्थ पे अगर हम आए, सोशल डिस्पैरिटीज। सोशल डिस्पैरिटीज कई तरह के हो सकते हैं, वो मेल फीमेल भी हो सकता है, जेंडर बेस्ड भी हो सकता है, ठीक है ना, कि नहीं पुरुष है तो काम करेगा, महिला है तो नहीं करेगा। ऐसी भी डिस्पैरिटीज हैं जिसकी वजह से अगर उस इंडिविजुअल महिला की हम बात करें तो वो पुअर रह जा रही है। हम कास्ट सिस्टम की बात करें, अगर अपर क्लास है तो उसको काम करने दिया जाएगा, अगर इस क्लास का है तो उसको काम यहां पर नहीं मिलेगा। ये सारे सोशल डिस्पैरिटीज हैं जिनकी वजह से भी क्या हुआ, कई सारे लोग पुअर रह गए। एक सेक्शन ही हम कहते हैं कि एक सेक्शन पुअर रह गए, ठीक है ना। तो ये सोशल डिस्पैरिटीज आ गए। 7, हाई इन्फ्लेशन। हाई इन्फ्लेशन, आपकी इनकम उस तरीके से अगर नहीं बढ़ रही है जिस हिसाब से चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं, तो यानी कि क्या हुआ, आप इन बेसिक नेसेसिटीज को पूरी नहीं कर पाएंगे। आप आज के समय में क्या हो रहा है, आज के इस कोविड के पीरियड में अगर हम ऑयल वगैरह की अगर हम रेट देखें, चाहे वो कोई भी ऑयल हो, मस्टर्ड ऑयल हो या फिर कोई भी ऑयल हो, हम लोग क्या देख रहे हैं कि उसकी प्राइसेस काफी तेजी से इंक्रीज कर रही है। ठीक है, उसके इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, उसके इकोनॉमिक रीजंस हैं, लेकिन वो इंक्रीज कर रही है तो क्या हो रहा है, एक गरीब आदमी उस चीज को परचेज करने में सक्षम नहीं है, तो उसमें क्या होगा, वो अपने बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो पुअर होगा, ठीक है ना। तो हाई इन्फ्लेशन भी एक बहुत बड़ा रीजन है। तो ये कुछ कॉजेज हैं पॉवर्टी के जिन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, जिन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप अपने पिछले कुछ साल के पेपर पलट के देखेंगे, तो मैं अभी उसी को देख रहा था थोड़ी देर पहले, तो मैंने क्या देखा कि उसमें मेनली 2-3 क्वेश्चन पूछे गए, जैसे क्या क्या, पॉवर्टी क्या है, उसके क्या कॉजेज हैं, उसको इरेडिकेट किस तरीके से कर सकते हैं, और उसके लिए क्या क्या स्कीम्स आई। इन्हीं 4 क्वेश्चंस के अराउंड पूरा पेपर घूम रहा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने समझा कि पॉवर्टी क्या है, ठीक है ना, कौन इसका सर्वे करता है और कॉजेस क्या है। एक टर्म आता है विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी का मतलब क्या हो गया, गरीबी का दुष्चक्र, इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में, गरीबी का दुष्चक्र। यानी जो गरीब है वो घूम फिर के फिर गरीबी रहता है। कैसे, देखते हैं। पॉवर्टी, अगर कोई गरीब है तो इसका मतलब वो लैक ऑफ फूड, उसके पास खाने की कमी, हेल्थ, अपने हेल्थ पर वो ध्यान नहीं देता होगा। क्यों नहीं देता होगा, क्योंकि उसके अंदर उतनी जागरूकता नहीं है, कह सकते हैं,
उसको ये डर है कि अगर हम कहीं हॉस्पिटल में जाते हैं तो ये खर्चा कैसे होगा। बात समझ में आ रही है। तो कई सारे रीजंस हैं। एजुकेशन अच्छी नहीं है, गरीब हैं तो कहां से अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, और जिन स्कूलों में पढ़ेंगे वो स्कूल कौन से होंगे, वो गवर्नमेंट होंगे। और गवर्नमेंट स्कूल की कैसी कंडीशन है, क्या वो गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़कर हम अपने पॉवर्टी को इरेडिकेट कर सकते हैं, क्या हम अपने उस पॉवर्टी से बाहर निकल सकते हैं, ये हम सबको अच्छे से पता है कि कैसी कंडीशन है, ठीक है ना। अभी के समय अगर हम फूड नहीं ले पा रहे हैं, हेल्थ हमारी अच्छी नहीं है, हम एजुकेशन बेहतर नहीं ले पा रहे हैं, तो क्या होगा, हम अनस्किल्ड होंगे। अनस्किल्ड होने का मतलब क्या हो गया, अनस्किल्ड होने का मतलब कई सारे काम ऐसे हैं जो सब लोग करते हैं, लेकिन कुछ स्किल्ड होते हैं, कुछ अनस्किल्ड होते हैं। अनस्किल्ड की डेफिनेशन आप लोग को पता है, ठीक है ना। तो अनस्किल्ड होंगे, अनस्किल्ड नहीं होंगे, अनस्किल्ड होंगे तो क्या होगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा। अभी टर्म आ गया ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इसके बारे में हम बात करेंगे जब हम नेक्स्ट वीडियो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पर लेकर के आएंगे, ठीक है ना। तो अनस्किल्ड होंगे, पुअर हेल्थ कंडीशन होगी, हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक ठाक नहीं होगा, हाई चाइल्ड बर्थ होगा, ठीक है ना। जो बर्थ रेट होगा वो काफी हाई होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमको यहां पर शिक्षा तो प्रदान की नहीं जा रही है, एजुकेशन तो है नहीं, हमको इसके प्रोज और कॉन्स तो पते नहीं है, ठीक है ना। तो हाई चाइल्ड बर्थ होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर हम स्किल्ड नहीं है, अगर हम हमारा हेल्थ ठीक नहीं है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, अगर हम पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो जो भी हम प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहे होंगे उसमें हम अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे, लो प्रोडक्टिविटी होगी। अनस्किल्ड होंगे तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी लो होगी, कम प्रोडक्शन करेंगे। जब प्रोडक्टिविटी लो होगी तो क्या होगा, उसी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से तो हम इनकम कमाते हैं। अगर हमारी प्रोडक्टिविटी कम है तो हमारी इनकम भी कम होगी, अगर हमारी इनकम कम है तभी तो हम पुअर हैं एक हिसाब से, ठीक है ना। दूसरे जो कि इनकम को ही हम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि ये पॉवर्टी को दिखा रहा है या फिर नहीं, ठीक है ना। उसके बाद कई सारी चीजें ऐड की गई। शुरू में कहा जाता है कि जिसकी इनकम कम है वो पुअर में आएगा, लेकिन कई बार ऐसा, जैसे कोविड का पीरियड मान लीजिए आ गया, मान लीजिए किसी पर्सन एक्स की इनकम, ठीक है, कोविड के पहले 80,000 1 लाख थी पर मंथ, लेकिन कोविड में क्या हो गया, उसकी इनकम पिछले 3-4 महीनों से कम हो गई, 8,000 10,000 कुछ ऐसी हो गई, ठीक है ना, उसकी इनकम कम हो गई। तो क्या वो इंसान पुअर है जो पिछले 10 सालों से 1,80,000 रुपए महीना कमा रहा है, वो 2-3 महीनों की वजह से पॉवर्टी में आ जाएगा? नहीं। बात मेरी समझ में आ रही है। तो हम क्या देख रहे हैं, लो इनकम होगी तो क्या होगा, एक तरीके से माना जा रहा है कि अगर इनकम कम है तो वो पॉवर्टी, वो पुअर होगा, ठीक है ना। बाद में इसमें ऐड किया गया कि इनकम के साथ साथ हम क्या देखें, हम उसके कंजम्पशन को देखें। हमने कैलोरीज में, अभी हम आगे बात करेंगे, ठीक है ना। तो यानी कि ये साइकिल चलती रहेगी, ये साइकिल चलती रहेगी। लो इनकम, फिर पॉवर्टी, फिर लैक ऑफ फूड हेल्थ एंड एजुकेशन, फिर अनस्किल्ड या फिर पुअर हेल्थ एंड हाई चाइल्ड बर्थ, फिर लो प्रोडक्टिविटी, फिर लो इनकम, फिर पॉवर्टी। ये साइकिल हमेशा क्या होती रहेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी उस गरीब फैमिली के चलती रहेगी, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। तो ये कुछ बात हम लोग अभी, ठीक है। तो हम लोगों ने विशियस साइकिल तक समझ लिया। अब हम समझते हैं कि पॉवर्टी कितने टाइप्स की होती है। 2 टाइप्स की होती है पॉवर्टी, ठीक है। जो हम लोग पॉवर्टी देखते हैं कि पॉवर्टी किस किस टाइप की है, तो एक होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी और दूसरा रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब क्या हो गया, रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब हो गया कि किसी के रिस्पेक्ट में, किसी के कंपैरिजन में कोई पुअर है या नहीं है, ठीक है ना। अब ये जो कंपैरिजन, यानी इसमें रिलेटिव पॉवर्टी में एक कंपैरिजन होता है, जो कंपैरिजन विद इन 2 लोग हो सकता है, ठीक है ना, विद इन 2 कंट्रीज हो सकता है, विद इन 2 स्टेट्स हो सकता है। तो यानी रिलेटिव सेंस में जब हम लोग क्या करते हैं, पॉवर्टी मेजर करते हैं कि कौन सा देश या कौन सा स्टेट या कौन सा इंसान किसी दूसरे देश, किसी दूसरे स्टेट या किसी दूसरे इंसान से कितना अमीर या गरीब है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग कहते हैं रिलेटिवली पॉवर्टी। जैसे पिछले क्लास तक मैं क्लास में एग्जांपल दिया करता था कि अडानी इज रिलेटिवली पुअर देन अंबानी। अब पता नहीं किस बच्चे ने अडानी को ये बात बता दी कि उन्हें बुरी लग गई, तो उन्होंने कहा रुको 2-3 महीने और रुको, मैं अंबानी को क्रॉस कर जाऊंगा, ठीक है ना। तो अभी हम देख रहे हैं कि अडानी का जो शेयर है या फिर सारी चीजें हैं वो काफी तेजी से
इंक्रीज कर रही है और कई सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अडानी क्या है, आने वाले 3 महीनों में अंबानी को क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है ना, वो विषय नहीं है, लेकिन फिर रिलेटिवली पॉवर्टी का मतलब समझ में आ गया। इससे आगे एक जो फर्स्ट टाइप मैंने लिखा वो क्या है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब, एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब हो गया जो अपने बेसिक नेसेसिटीज को पूरी ना कर पाए। और हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे, तो हमने कहा कि एब्सोल्यूट कोई पुअर है कि नहीं है, इसके लिए हम एक पॉवर्टी लाइन ड्रॉ करेंगे। यानी हम एक कोई लाइन ड्रॉ करेंगे और हम कहेंगे कि अगर तुम इस लाइन के ऊपर हो तब तुम पुअर नहीं हो, अगर इस लाइन के नीचे हो तो तुम पुअर हो। अब ये लाइन किस बेसिस पे होगी, ये लाइन कई सारे बेसिस पे हो सकती है। ये हम लोग समझते हैं कई बार इनकम के बेसिस पर, जब हम कहते हैं कि कोई इंसान अगर, या फिर हम कहें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जो वो अपने कंजम्पशन के लिए जो खर्च कर रहा है, अगर वो मान लिया कि एग्जांपल के तौर पे अगर 800 रुपए लगभग कर रहा है तो वो पुअर नहीं है। लेकिन अगर 800 रुपए से कम कर रहा है, यानी 800 की एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी, अगर उस लाइन से कम खर्च वो पर डे कर रहा है, पर डे जो वो खर्च कर रहा है अपने ऊपर, अगर वो 800 रुपए से कम है तो हम उसको क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि तुम पुअर हो। ठीक है ना, एग्जांपल दे रहा हूं, 800 रुपए पर डे वाला नहीं है सर। ठीक है ना, तो ये बात आ गई। अगर हम कहें कि इसके नीचे 800, अगर एक लाइन हमने बना दी, अगर ये 800 रुपए हमने एक लाइन बना दी, तो इसके नीचे वाले सब क्या होंगे, इस पॉवर्टी लाइन के नीचे होंगे, तो हमने कहा इनको बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। और अगर 800 से अधिक वाले होंगे तो इसको हमने क्या कहा, अबव पॉवर्टी लाइन, उस पॉवर्टी लाइन के ऊपर हैं, 800 से अधिक कमा रहे हैं, तो हमने कहा कि आप अबव पॉवर्टी लाइन में है, आपको हम पॉवर्टी की गणना में, पॉवर्टी के एस्टिमेशन में हम आपको पुअर में काउंट नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? यानी कि एग्जांपल के तौर पे हमने 800 रख दिया, जो कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ 800 रुपए इनकम। अगर हम देखें तो कई सारे चेंजेस हम लोगों ने किए इस चीज पर कि हम किस तरीके से पॉवर्टी को एस्टिमेट करें। कई सारी चीजें आई, आप लोग के सिलेबस में नहीं है और वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए मैं उसको नहीं बता रहा हूं, लेकिन कई सारी चीजें थी। जैसे कि हम लोग बात करते हैं अगर एस्टिमेशन की, तो उसमें एक आता है यूआरपी, यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड। ठीक है ना, जो 1933-34 के पीरियड में आया था, उसमें एनएसएसओ के द्वारा ही लाया गया था। उसमें पॉवर्टी को मेजर करने का कोई दूसरा तरीका था। जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो इसी लाइन को मेजर करने के लिए हम क्या लेकर के आए, एमआरपी, मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। ठीक है ना, जो 93-94 के आसपास, 1993-94 के आसपास जो चीजें आई, जिसमें हम लोगों ने कैलोरीज में भी मेजर करने की कोशिश की। ठीक है, कैलोरीज की, कौन कितना कैलोरी इनटेक कर रहा है। ठीक है ना, तो रूरल एरिया और अर्बन एरिया के लिए हम लोगों ने अलग मेजरमेंट रखा था। ठीक है, रूरल एरिया के लिए जैसे हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली, रूरल एरिया के लिए हम लोगों ने 2400 कैलोरी रखा था कि अगर रूरल एरिया में कोई इंडिविजुअल 2400 कैलोरी इनटेक कर रहा है तो यानी कि वो पुअर नहीं है। और अगर वो 2400 से कम इनटेक कर रहा है, 2400 कैलोरी से कम इनटेक कर रहा है, तो उसको हम लोगों ने कह दिया भैया आप पुअर हैं। ठीक है ना, उसी तरीके से अर्बन एरियाज में क्या हुआ, कैलोरी का डेटा उसमें आया कि 2100 के अप्रॉक्स। ठीक है ना, अगर 2100 के अप्रॉक्स कैलोरी इनटेक है तो हम कह सकते हैं कि नहीं, आपका वही लाइन है, पॉवर्टी लाइन है। लेकिन अगर आप 2100 से कम इनटेक कर रहे हैं कैलोरी, तो क्या होगा, तो आप बीपीएल में आएंगे। अगर आप 2100 से अधिक इनटेक कर रहे हैं तो आप एपीएल में आएंगे, अबव पॉवर्टी लाइन में आएंगे। तो कई सारे तरीके, उसके आगे चल करके एमएमआरपी आया, मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड आया। एमआरपी जो था उसको हम लोग, वो एमआरपी जो चीजों की प्राइस होती है वो नहीं, मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड, मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड, ये एमआरपी था जो सेकंड वाला है, जिसमें कैलोरी ऑर्डर की बात हुई। थर्ड में हम लोगों ने मॉडिफाई कर दिया उसी मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड को। ठीक है ना, तो ये एमएमआरपी बन गई। ये आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा। ठीक है ना, तो इस तरीके से दो टाइप्स से हम लोग पॉवर्टी देखते हैं, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। रिलेटिव क्या होगा, हम लोग देखते हैं कि ये रिलेटिव दो लोगों के बीच में कंपैरिजन हो सकता है, दो स्टेट्स के बीच में हो सकता है, दो देशों के बीच में हो सकता है। वो कंपैरिजन की बात एक तरीके से कर रहा है। ठीक है, और एब्सोल्यूट जो अपने बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल नहीं कर पा रहा है, और किस हिसाब से हम ये बात कह रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने एक पॉवर्टी लाइन बना दी। ठीक है ना, और ये
ऐसा नहीं कि जो पॉवर्टी लाइन हम लोगों ने बना दी वो पॉवर्टी लाइन जो यूपी में है वही वेस्ट बंगाल में होगा, ऐसा नहीं है। वो स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि स्टेट टू स्टेट जो कमोडिटीज की प्राइसेस होती हैं वो भी वेरी करती हैं, ठीक है ना। तो प्राइसेस के आधार पर हर स्टेट अपने यहाँ क्या करता है, उस पॉवर्टी लाइन को ड्रॉ करता है, ठीक है ना। तो पॉवर्टी लाइन की हम लोग बात कर रहे थे, इसी पॉवर्टी लाइन की मैं बात कर रहा था। पॉवर्टी लाइन को मैंने लिखा है, इट इज रिक्वायर्ड लेवल ऑफ इनकम टू फुलफिल बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, ठीक है ना, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। अब ये किस किस टर्म में हो सकता है, पॉवर्टी लाइन को हम किस किस टर्म में, तो मैंने आपको बताया कि एक तो 800 रुपए इनकम के टाइप हम लोग रख दिया, और दूसरा कैलोरीज जो हम इंटेक कर रहे हैं, जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ पर, इट कैन बी आइदर इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा कैलोरी इंटेक और पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पर कैपिटा जो हम इंटेक, यानी जो एक इंसान है वो कितना कैलोरी इंटेक कर रहा है, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है ना। या फिर जो दूसरा तरीका पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में है, वो क्या कह रहा है कि वो पर पर्सन जो है वो कितना अपने कंजम्पशन पर खर्च कर रहा है, ठीक है ना। इस आधार पर, इंडिविजुअल के आधार पर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पॉवर्टी लाइन ड्रॉ, ठीक है ना। तो ये कुछ तरीके थे। इट मे वेरी फ्रॉम, जैसा कि मैंने बताया, इट मे वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, इट मे वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट ड्यू टू डिफरेंट प्राइस लेवल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछ सकता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है कि अगर जो पॉवर्टी लाइन है, क्या वो पॉवर्टी लाइन सेम होगी हर स्टेट में, क्या वो वेरी नहीं कर सकती है, और अगर वो वेरी कर सकती है तो क्यों वेरी करेगी, ठीक है ना। ऑप्शन दे देगा क्यों वेरी करेगी, तो इनकम के आधार पर, कंजम्पशन के आधार पर, कई सारे आधार दे सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट उसका जो ऑप्शन हम चूज करेंगे वो क्या होगा, क्योंकि ये इसलिए वेरी करेगी स्टेट टू स्टेट क्योंकि हर स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटीज के प्रोडक्ट्स के प्राइस वेरी करते हैं, डिफरेंट होते हैं। बात समझ में आ रही है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एमसीक्यू। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग क्या देखते हैं, इन अक्टूबर 2050 अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन इज $1.90 पर कैपिटा पर डे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जैसा कि हम लोग देश में या स्टेट्स में एक पॉवर्टी लाइन डिसाइड कर रहे हैं, वैसे ही वर्ल्ड बैंक ने विश्व के लिए, पूरे विश्व के लिए एक पॉवर्टी लाइन डिसाइड की, और उसने कहा कि अगर $1.90 पर कैपिटा पर डे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा है या उसके ऊपर हो रहा है तब तो वो पुअर नहीं है, लेकिन अगर इसके नीचे एक्सपेंडिचर हो रहा है पर डे पर पर्सन पर, तो वो लोग क्या हैं, वो लोग गरीबी के उस एरिया में आएंगे, वो पॉवर्टी में आएंगे, यानी वो पुअर कहलाएंगे। बात समझ में आ रही है। तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया गया था अक्टूबर 2015 में। आईपीएल शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस कुछ नहीं, यहाँ पर इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है, ठीक है ना, क्योंकि वर्ल्ड बैंक डिसाइड कर रहा है तो वो किसी एक देश के लिए नहीं कर रहा है, वो इंटरनेशनली सबके लिए कर रहा है। और क्या, तो पॉवर्टी लाइन, तो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन $1.90 पर कैपिटा पर डे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, ये फैक्ट है थोड़ा सा। अब इसके आगे जब हम लोग बात करते हैं तो कुछ टर्म्स आते हैं हमारे पॉवर्टी के चैप्टर्स में, ठीक है ना। एक आता है जिसको हम लोग कहते हैं कि हेड काउंट रेशियो, इसी को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो, ठीक है। दूसरा टर्म आता है पॉवर्टी गैप इंडेक्स, ठीक है। हेड काउंट रेशियो का मतलब क्या हो गया, हेड काउंट रेशियो का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ कि जब हम नंबर ऑफ पुअर्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ पुअर्स यानी क्वांटिटी ऑफ पर्सन हु आर पुअर फ्रॉम द टोटल पॉपुलेशन, ठीक है ना, जब हम इनकी काउंटिंग करते हैं, यानी जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं, जब हम नंबर ऑफ पुअर्स की बात करते हैं कि 100 लोगों की पॉपुलेशन में 12 लोग, 15 लोग, 20 लोग क्या हैं, पुअर हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, हेड काउंट रेशियो। एमसीक्यू का क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा तरीका है जिससे कि हम क्वांटिटी मेजर करते हैं पॉवर्टी की, कौन सा ऐसा तरीका है जिससे हम लोगों की संख्या गिनते हैं जो गरीब हैं। तो जब क्वांटिटी की बात होती है, जब नंबर्स की बात होती है, और उनमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि नंबर ऑफ पुअर्स बिलो पॉवर्टी लाइन कितने हैं,
बिलो बीपीएल नहीं, बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो कितने हैं, तो जब हम काउंट करते हैं उसको तो वो क्या मिलता है हमको, हेड काउंट रेशियो या पॉवर्टी इंसिडेंस रेशियो के द्वारा। बात समझ में आ रही है? तो ये एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है। कॉपी लेकर के बैठेंगे और सारी चीजों को नोट करते चलेंगे साथ में, तो मुझे लगता है काफी आसानी से पॉवर्टी कवर हो जाएगा इस पूरे वीडियो के दौरान, ठीक है ना। उसके बाद उसको एक बार देखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है पॉवर्टी गैप इंडेक्स। पॉवर्टी गैप इंडेक्स का मतलब क्या हो गया, इसमें हम क्या मेजर करते हैं, इसमें हम पॉवर्टी की इंटेंसिटी को मेजर करते हैं, पॉवर्टी की इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। इंटेंसिटी का मतलब क्या हो गया मैं बताता हूं, लेकिन ये किसने दिया, ये डेवलप किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा डेवलप किया गया। और इंटेंसिटी का मतलब क्या हो गया, जैसा कि मैं कह रहा हूं कि ये पॉवर्टी लाइन है, इस पॉवर्टी लाइन के नीचे वाले बीपीएल और इसके ऊपर वाले एपीएल, लेकिन हो सकता है कोई पर्सन एक्स यहां बैठा हो, कोई पर्सन एक्स यहां बैठा हो जो बीपीएल में हो, और कोई पर्सन एक्स यहां बैठा हो जो बीपीएल में हो, और हो सकता है कोई ऐसा हो जो यहां बैठा हो। गरीब तो ये भी है, पॉवर्टी लाइन के नीचे तो ये भी है, पॉवर्टी लाइन के नीचे तो ये भी है, और पॉवर्टी लाइन के नीचे तो ये भी है, लेकिन इसमें ये कम गरीब है, ये थोड़ा ज्यादा गरीब है, और ये बहुत ज्यादा गरीब है। इसके बारे में स्टडी कौन कराता है, इसके बारे में हम कहां पढ़ते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं पॉवर्टी गैप इंडेक्स में। बात समझ में आ रही है? हम या सरकारें जब कोई स्कीम्स बनाती हैं तो वो स्कीम आपको एक लाइन में बता दिया जाता है कि आपके पॉवर्टी जो लोग, जितने लोग नंबर ऑफ पुअर्स थे, या फिर जो पॉवर्टी जो बीपीएल में लोग आते थे वो पहले इतने परसेंट थे, अब इतने परसेंट से कम होकर इतने हो गए। लेकिन हमको उसको अंदर ये भी देखना चाहिए कि इनकी कंडीशन कितनी सुधरी। ठीक है, ये तो मान लीजिए 800 रुपए का एग्जाम्पल के रूप में हमने पॉवर्टी लाइन बनाई है, तो हो सकता है ये 799 कमाता हो, बीपीएल में तो आ गया, और थोड़े ही किसी प्रोग्राम के साथ ये क्या आ गया, एपीएल में आ गया। लेकिन अब ये कितना कमा रहा है, 801 रुपया। तो क्या 801 और 799 में उसका जीवन बेहतर हो गया? उसका जीवन बिल्कुल बेहतर नहीं हुआ। इसकी अगर डीप स्टडी हम जब करते हैं, इसको जब सरकारों को या वर्ल्ड बैंक को लगा कि इसको भी समझने की जरूरत है कि लोग पुअर हैं, लेकिन उनकी इंटेंसिटी कितनी है, वो कितने पुअर हैं, जब इसको जानने की जरूरत पड़ी तो उन्होंने पॉवर्टी गैप इंडेक्स को दिया और कहा कि इससे हम मेजर करेंगे कि कोई इंसान जो इस पॉवर्टी लाइन के नीचे है वो यहां बैठा है कि वो यहां बैठा है। बात समझ में आ रही है? वो कम गरीब है कि वो बहुत गरीब है, इस बारे में भी हमको समझने की जरूरत थी। इसलिए क्या हम लोगों ने लेके आया, वर्ल्ड बैंक ने क्या लाया, पॉवर्टी गैप इंडेक्स। ठीक है, ये सारी चीजें। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई से इसको हम लोग दिखाते हैं। ये डेवलप किया गया था बाय ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के द्वारा। ठीक है ना? ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे लगता है ग्रेजुएशन लेवल पे या फिर बोर्ड लेवल पर इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप जान लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आजकल चीजें इसी से चल रही हैं, एमपीआई से ही चल रही हैं, इसलिए मैंने इसको मेंशन कर दिया। इसमें 10 इंडिकेटर्स उन्होंने रखे। जैसे कि हम लोग जब पॉवर्टी चैप्टर जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, हम लोगों ने क्या कहा कि बेसिक नेसेसिटीज में हम लोगों ने 3 चीज को लिया। क्या क्या? रोटी, कपड़ा, मकान, सिर्फ 3 चीज को लिया। क्या हम लोगों ने हेल्थ की बात की? क्या हम लोगों ने एजुकेशन की बात की? नहीं, उस चीज को भी यहां पर काउंट किया गया। और अब जब हम लोग पॉवर्टी को डिफाइन करते हैं तो आप लोग वहां भी ऐड कर लीजिएगा कि होम, क्लोथिंग या बेसिक नेसेसिटीज में जो भी चीजें हम लोगों ने 3 चीजें पढ़ी, उसमें एजुकेशन और हेल्थ को भी ऐड कर लीजिएगा। ठीक है ना? ये सारी चीजें अब हम लोग देखते हैं कि अब जब हम मेजर करते हैं, पहले नहीं, आजादी के समय या उसके कुछ साल तक हम लोगों ने 3 चीजों को बेसिक नेसेसिटीज रखा, रोटी, कपड़ा, मकान। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने हेल्थ को इंपॉर्टेंट रोल दिया, हम लोगों ने एजुकेशन को भी रखा कि ये भी एक मेजरमेंट का, एस्टिमेशन का एक तरीका रहेगा कि हम पॉवर्टी में कहां पर हैं, हम बिलो पॉवर्टी लाइन में है या अबव पॉवर्टी लाइन में। ठीक है ना? तो इस एमपीआई में क्या होता है, हमने हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन 3 चीज को आधार पे रखा और 10 इंडिकेटर्स हम लोगों ने रखे। 10 इंडिकेटर्स किस तरीके से? 2 इंडिकेटर हम लोगों ने रखा हेल्थ के लिए कि अगर न्यूट्रिशन बेहतर मिल रहा है, किसी को न्यूट्रिशन बेहतर मिल रहा है, ठीक है, तो हम लोगों ने कहा कि ठीक, मतलब कंडीशन कुछ उनकी पॉवर्टी से ठीक ठाक।
चाइल्ड मोर्टेलिटी, बच्चों की जो मृत्यु दर है, ठीक है ना, मोर्टेलिटी, अगर ये सुधर रही है या फिर इसकी दयनीय कंडीशन है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि लोग, जो गरीब घर के लोग हैं, वो अपने बच्चों को अस्पतालों में लेकर के नहीं जा रहे हैं। उसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या इंडिकेटर रखा कि अगर न्यूट्रिशन बेहतर मिल रहा है, अगर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कम से कम है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, एक चीज में, हेल्थ में वो परिवार, वो इंडिविजुअल ठीक ठाक है। एजुकेशन, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, कितने साल वो पढ़ाई कर रहा है और कितने दिन वो स्कूल आ रहा है, ठीक है ना। मिड डे मील आया तो कई बच्चे केवल मिड डे मील के लिए ही स्कूल जाते थे, ठीक है ना। टीचर भी क्लास नहीं चलाते थे और जाते भी नहीं थे उसकी, ठीक है ना। तो क्या हुआ, स्कूल अटेंडेंस, उनके अटेंडेंस को बढ़ाने के लिए मिड डे मील का प्रोग्राम लाया गया था। एक तो तरीका, एक तो उसके पीछे रीजन था कि हम उनको कुछ भोजन वगैरह दे देंगे, और दूसरा था कि कम से कम इसी के बहाने वो बच्चे स्कूल आए, ठीक है ना। तो स्कूल अटेंडेंस या फिर ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ठीक है ना, ये भी एक इंडिकेटर माना गया कि अगर ये भी चीजें हो रही हैं तो इसको भी हम देखेंगे। अगर ये सारी चीजें ठीक ठाक पाई जाएंगी तो पॉवर्टी में, वो पॉवर्टी लाइन के वो नीचे है कि ऊपर है, इसके आधार पर भी हम ये डिसाइड करेंगे, ठीक है ना। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसमें कुकिंग फ्यूल, ठीक है ना, कुकिंग फ्यूल, फिर सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एसेट्स, ये सारी चीजें, उनको बिजली प्रॉपर मिल रही है कि नहीं मिल रही है, वो साफ पानी पी रहे हैं कि नहीं पी रहे हैं, एसेट्स उनके पास क्या क्या है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीजें हम लोगों ने क्या किया, ये सारी चीजें, प्रॉपर सैनिटेशन है कि नहीं है, ठीक है ना, प्रॉपर सैनिटेशन, फिर कुकिंग फ्यूल, ठीक है ना, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा कि अब इन 10 इंडिकेटर्स के बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे कि कौन पॉवर्टी इंडेक्स में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो किसके द्वारा लाया गया, किसके द्वारा डेवलप किया गया, डेवलप्ड बाय ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी, ठीक है ना, इनके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया, जो 10 इंडिकेटर्स पर लेकर चलता है, जिसमें हेल्थ में 2 चीजों की बात होती है, एजुकेशन में 2 चीजों की बात होती है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में 6 चीजों की बात होती है। देखिए, हेल्थ में न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी, एजुकेशन में ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एसेट्स। तो ये 6, 2, 8, 2, 10, इन 10 इंडिकेटर्स के बेस पर हम लोगों ने पॉवर्टी को अब डिफाइन करना, कुछ 2008 टाइम से कई सारे कमिट्स, जैसे हम जो पॉवर्टी कह रहे हैं ना कि बदलती जा रही है, कभी हम उसको कुछ रखते हैं, कभी हम कुछ रखते हैं, जो आज पॉवर्टी के लिए हम लाइन रखे हुए हैं, ये पॉवर्टी की लाइन 10 साल बाद नहीं रहेगी, ये फिर से चेंज होनी है। क्यों? क्योंकि लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बेहतर हो रही है। पहले जो लोग घर से 200 रुपए लेके निकलते थे, बहुत मार्केटिंग करके आ जाते थे, आज 200 रुपए की कोई इज्जत नहीं। बात समझ में आ रही? तो जैसे जैसे हमारी चीजें बदल रही हैं, ठीक है ना, वैसे वैसे पॉवर्टी लाइन भी चेंज होती आई, ठीक है ना। तो उसके लिए कई सारे कमिटी बने, कई सारे कमीशन बने, ठीक है ना। उसमें कई सारे लकड़वाला कमिटी बना, एसडी तेंदुलकर कमिटी बना, रंगराजन कमिटी बना, तो कई सारी चीजें बनी, लेकिन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसके मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब हमको जो समझना है, जो हमारे एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इसके लिए क्या क्या स्कीम्स चलाए गए, इस पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए क्या क्या स्कीम्स चलाए गए, एक इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि इस पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है, हमको क्या करना चाहिए, ठीक है ना। तो हम इन 2 चीजों पर डिस्कस करें, ठीक है। तो इन सारे टर्म्स को बात करने के बाद अब हम लोग बात करते हैं कि क्या मेजर्स हैं पॉवर्टी को रिमूव करने के, और जो मैंने कहा कि गवर्नमेंट क्या क्या चीजें लेकर के आई, क्या क्या पॉलिसीज, क्या क्या चीजें उन्होंने लॉन्च किया पॉवर्टी इरेडिकेशन के लिए। तो सबसे पहले मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी, पहला जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ से क्या फायदा होगा, किस तरीके से पॉवर्टी इरेडिकेट होगी। जीडीपी किस चीज पे डिपेंड करती है, जीडीपी हमारे प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है। अगर हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा तो जीडीपी इंक्रीज करेगी, प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज करने का मतलब उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने का मतलब लोगों को काम मिलेगा, लोगों की इनकम आएगी,
और लोगों की जब इनकम आएगी तो धीरे धीरे क्या होगा, उनकी पॉवर्टी इरेडिकेट होगी, पॉवर्टी उनकी खत्म होगी और वो बीपीएल से एपीएल कर जाएंगे। बात समझ में आ रही है? जीडीपी ग्रोथ का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन से। जीडीपी ग्रो कर रहा है मतलब प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है, प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा तो इनकम इंक्रीज करेगी। क्या होगा, आउटपुट इंक्रीज कराने के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी। लोगों की जरूरत किस तरीके से, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो क्या होगा, सीधी सी बात है, पॉवर्टी कम होगी। ठीक। दूसरा, पॉपुलेशन कंट्रोल, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको कि पर कैपिटा इनकम के बारे में, ये क्या है, नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन। अगर मैं पॉपुलेशन को कंट्रोल कर दूं, इसको मैं कांस्टेंट कर दूं और इसको मैं इंक्रीज करूं, तो क्या ये पर कैपिटा इनकम इंक्रीज नहीं हो जाएगी? ये बिल्कुल इंक्रीज हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? यानी इसको हम कांस्टेंट कर दें, इसको हम रोक दें या फिर इसको हम कम करें। अब कम करने का मतलब ये नहीं हुआ कि चाइना वाली पॉलिसी अपना लें कि लोगों को मारने लगे, काटने लगे, ये सब चीजें नहीं। कम करने का मतलब क्या हो गया, जिस प्रपोर्शन में हमारा नेशनल इनकम इंक्रीज कर रहा है उससे कम प्रपोर्शन में हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज करे, उसको हम कंट्रोल करने की पॉलिसी बनाएं, तो क्या होगा, हमारा पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करेगा, प्रति व्यक्ति आय अगर इंक्रीज करेगी तो क्या होगा, पॉवर्टी इरेडिकेट होने का ये भी एक अच्छा मेजर है। तीसरा, इंप्रूविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इंप्रूविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम थ्रू फिस्कल एंड लेजिस्लेटिव मेजर्स। क्या मतलब हुआ, ये कौन बनाते हैं पॉलिसीज, सरकार। कई सारी, हम लोगों ने पढ़ा है फिस्कल पॉलिसी के बारे में, हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है ना। कौन बनाते हैं सारे मेजर्स, ये सारी पॉलिसीज, सरकार। सरकारें क्या कर सकती हैं, अपने अलग अलग तरीके से, अलग अलग पॉलिसीज के साथ, अलग अलग स्कीम्स के साथ गरीबी को कम करने की कोशिश कर सकती है। बात समझ में आ रही है? वो क्या करती है इस पॉलिसी में, फिस्कल पॉलिसी में, सरकारें खर्च करती हैं या सरकारें टैक्स कम करती हैं या सरकारें क्या करती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क काफी तेजी से करती हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क तेजी से होगा, रोड तेजी से बनेगा, रेलवे तेजी से बनेगा, तो क्या होगा, लोगों को वहां काम मिलेगा। लोगों को वहां काम मिलेगा तो क्या होगा, लोग अनएम्प्लॉयड से एम्प्लॉयड होंगे, और लोग जब एम्प्लॉयड होंगे तो क्या होगा, उनकी जो भी पॉवर्टी वाली कंडीशन है वो इरेडिकेट होगी। ठीक। इनहेंसिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पुअर, कैसे हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर कर सकते हैं गरीबों की। अब उनके ऊपर अगर हम पूरा भार छोड़ दें कि तुमको साफ पानी भी कहीं से लेके आना पड़ेगा, तुमको बिजली भी कहीं से लेके आनी पड़ेगी, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, या फिर हम जो भी बेसिक चीजों की बात कर रहे हैं, वो चीज अगर उनके ऊपर हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे, उनके ऊपर सारी चीजें छोड़ देंगे, तो वो अपने जीवन को बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो हमको क्या जरूरत है, सरकार को क्या जरूरत है, गवर्नमेंट को, कि वो जितना बोझ उनका इन बेसिक नेसेसिटीज वाली चीजों से कम कर सके वो करनी चाहिए। जैसे हम लोग आजकल देखते हैं कि कई सारे मकान बने हुए हैं, प्रधानमंत्री आवास करके, प्रधानमंत्री, ठीक है, ये सारी चीजें बनी हुई है। सारी चीजें जो बनी हैं ये किस लिए बनी है, किसके लिए बनी है, ये बनी है उन लोगों के लिए जिनको बेसिक चीजें, मकान ही उनके पास नहीं है, रहने के लिए घर ही नहीं है। इसीलिए प्रधानमंत्री आवास योजना से क्या हुआ, उनके लिए मकान बनाए। ठीक है ना। इसी तरीके से अगर गवर्नमेंट स्कूल को हम बेहतर करें, जैसे हम लोग दिल्ली में देख रहे हैं, दिल्ली में हम क्या देख रहे हैं कि सरकारी स्कूल बहुत बेहतर हो चुके हैं, और ये बेहतर हम गोरखपुर में बैठे हुए कैसे देख सकते हैं, रिजल्ट के थ्रू। सरकारी स्कूल में 96.8% बच्चों का रिजल्ट, सक्सेस, बहुत बड़ी बात है। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी एग्जांपल, दिल्ली स्कूल, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के लगभग 30 से 35 बच्चों ने इंजीनियरिंग की जो आईआईटी वगैरह की जो एग्जाम्स होती हैं, ठीक है, उसमें मेंस वगैरह ये सारी चीजें क्वालिफाई किया, जो डेटा आया था। ठीक है ना। ये सब छोटी बातें नहीं है, सब बड़ी चीजें हैं। ठीक है ना। अगर सरकारी स्कूल के बच्चे सब करना शुरू करें तो वो बच्चे जब वो अचीव करेंगे तो सीधी सी बात है, उनके परिवार की गरीबी खत्म हो जाएगी, उनके परिवार की गरीबी दूर हो जाएगी। यानी कि स्कूल पर, हेल्थ पर, मकान पर, यानी रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा स्वास्थ्य, अगर इस पर काम करता है सरकार अगर बेहतर तरीके से, तो क्या होता है, गरीबों को थोड़ी सी सुविधा मिलती है, थोड़ा सा उनके लिए आसान हो जाता है उस पॉवर्टी को डील करना या उससे निकल पाना। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इसके लिए क्या जरूरी है, हमारा मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में है। अगर हम एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट करें, नई नई टेक्नोलॉजी लेकर के आए, नए नए
तरीके लेकर के आए, टेक्निक लेकर के आए, उससे क्या होगा, जो हाथ से किए जा रहे हैं, बारिश पर इतना डिपेंडेंट है, हो भी बारिश तब चीजें होंगी, वो भी बारिश क्या अगर ज्यादा हो गई तो वो भी दिक्कत। बात समझ में आ रही है? तो हम नेचर पर, एग्रीकल्चर में क्या है, डिपेंडेंट है। तो अगर हम उसको इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी का युग है, हम टेक्नोलॉजी से क्या कर सकते हैं, क्या उन चीजों को भी हम ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो हमको करना चाहिए, और अगर हम करते हैं तो जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इस सेक्टर में है वो उनका जीवन बेहतर होगा। और उनके जीवन बेहतर होने का मतलब क्या हो गया कि एक लार्जर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का, एक लार्जर सेक्शन ऑफ इस पूरे पॉपुलेशन में से एक लार्जर सेक्शन ऑफ लोगों का क्या होगा, जीवन उस पॉवर्टी से बेहतर हो जाएगा, उससे वो बाहर निकलने में सक्षम होंगे। स्टेबिलिटी ऑफ प्राइस लेवल, प्राइस बड़ा फ्लक्चुएट, कभी इन्फ्लेशन आ रहा है, हम देख रहे हैं काफी तेजी से महंगाई बढ़ रही है, गरीबों के लिए वो चीज आसान नहीं, उसमें स्टेबिलिटी प्रदान करने की जरूरत है सरकार को, ठीक है ना। कैसे कर सकती है? कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में होती है, कुछ चीजें नहीं होती। जैसे अभी जो तेल के रेट चल रहे हैं, जो कि हम लोग कह रहे हैं कि चाहे घर के लिए हम खाने वाने के लिए जो भी तेल यूज करते हैं, उन सब के रेट बड़े बढ़ चुके हैं, ठीक है। वो प्राइस बाहर से भारत उन चीजों को इंपोर्ट करता है, ठीक है, और वो वर्ल्ड मार्केट में उसके प्राइसेस इंक्रीज किए। तो सीधी सी बात है, अगर वर्ल्ड मार्केट से हम उसको अधिक में परचेज करेंगे तो प्राइस तो उसकी अधिक हो गई, हम कैसे कम में बेचें, ठीक है ना। लेकिन इसी के साथ अगर यहां पर हम कह सकते हैं कि इसमें प्राइस इंक्रीज की, तो दूसरा हम एंगल ये देख सकते हैं कि पेट्रोल पर, डीजल पर, इन चीजों पर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, उसको उस पर ज्यादा एक्साइज ड्यूटी, ज्यादा कस्टम ड्यूटी, ज्यादा टैक्सेस लगा रही है। उससे क्या हो रहा है, उसकी प्राइसेस इंक्रीज कर रही है। अगर पेट्रोल महंगा होगा तो जो सामान यहां से वहां एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें उसका कॉस्ट भी तो जोड़ा जाएगा। अगर उसका कॉस्ट जोड़ेंगे तो चीजों के दाम और महंगे होंगे। बात समझ में आ रही है? चीजों के दाम और महंगे होंगे तो दिक्कतें आएंगी। इसीलिए सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि जितने हद तक प्राइस लेवल को स्टेबल कर सके वो करने की कोशिश करनी चाहिए, और सरकारें ऐसा करती हैं। इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हम क्या करें, अनएम्प्लॉयमेंट को इरेडिकेट करें, बेरोजगारी को खत्म करने की कोशिश करें। किस तरीके से कर सकते हैं? बहुत सारे तरीके हैं, उनके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे। कई सारे स्कीम्स आए, कई सारी चीजें आई जिससे कि हम लोगों ने क्या किया, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने की कोशिश की, ठीक है। तो इसको इरेडिकेट करके हम लोग पॉवर्टी को इरेडिकेट कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर कर सकते हैं पुअर्स के। प्रोविजन ऑफ मिनिमम नीड्स ऑफ पुअर, वही जैसा कि मैंने कहा, जो उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं अगर उनको हम पूरा कर देते हैं तो भी उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी। जो भी वो कम पैसा कमाएंगे उसका यूज उनको उन बेसिक चीजों पर नहीं करना पड़ेगा, उसकी वो डिमांड किसी और चीज पर कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? स्पेशल फोकस ऑन बैकवर्ड रीजन्स, जो पिछड़े एरियाज हैं, जो पिछड़े रीजन हैं, जो पिछड़े इलाके हैं, उस पर सरकार को ज्यादा नजर रखने की जरूरत है, ज्यादा उस पर काम करने की, ज्यादा उस पर फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं स्टेट्स की अगर बात कर रहा था तो मैंने आपको पिछले साल को जो हम सब लोगों ने अपने टीवी पे देखा और हमारे चारों तरफ हम लोगों ने देखा कि प्रवासी मजदूर बाहर से आए, क्या हुआ, वो महाराष्ट्र में काम कर रहे थे, वो दिल्ली में काम कर रहे थे, कोई बेंगलोर में काम कर रहा था, कोई कहीं काम कर रहा था। तो क्यों गए वो वहां? उनका मन था कि हम अपने परिवार को छोड़कर दूर जाकर काम करें, उनकी इच्छा नहीं थी ऐसी। लेकिन क्योंकि इंडस्ट्री हम लोगों ने स्टैब्लिश नहीं की यूपी बिहार जैसे स्टेट्स में, तो क्या हुआ, वो मजबूर थे यहां से वहां जाकर काम करने के लिए। तो हम क्या करें, अगर सरकार अब बैकवर्ड रीजन पर महत्वपूर्ण ध्यान दे, बिहार में इंडस्ट्रीज खुले, यूपी में ये सारी चीजें हों, तो यहाँ के लोग यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं। इससे क्या होगा, सारी चीजें, उनका जो जीवन जीने का जो स्टैंडर्ड है वो बेहतर होगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होगी, उनके ऊपर जो प्रेशर है वो कम होगा। तो स्पेशल फोकस ऑन बैकवर्ड रीजन। इफेक्टिव पीडीएस, पीडीएस मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो उनको हम जैसे कि अभी कोविड चल रहा है, सरकारें बोल रही हैं, ऐसा दावा कर रही हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम क्या कर रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो चावल, 5 किलो मतलब अनाज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सरकारें इसकी कोशिशें करती हैं। इफेक्टिव पीडीएस हमको चलाना पड़ता है, हमको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेहतर तरीके से चलाना होता है। जो स्टोर हम करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, उनको हम डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से करते हैं, ठीक है ना।
अब हम लोग समझते हैं लास्ट टॉपिक जो हमारे इस चैप्टर का है वो ये है कि क्या स्कीम्स हैं, क्या गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया प्रोग्राम्स या क्या मेजर्स उन्हें अडॉप्ट किया उन्होंने जिससे कि वो पॉवर्टी को इरेडिकेट कर सके। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। बिना लिखे याद नहीं होगा ये, ठीक है ना। मैं अभी बोल रहा हूं, हो सकता है कि 20 मिनट 25 मिनट के लिए याद ही रहे, लेकिन ये हमको याद करना पड़ेगा, ये तो हमको रटना पड़ेगा कि नाम क्या है, इसमें हम क्या बता सकते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो कब आया 1999 में। किस लिए आया? स्मॉल एंटरप्राइज के जो चीजें थी, स्मॉल एंटरप्राइज उस पर फोकस करने के लिए, ताकि क्या हो, अंडर दिस लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस वर डेवलप्ड इन रूरल एरियाज। रूरल एरिया में हम लोगों ने क्या किया, स्मॉल एंटरप्राइजों पे काफी महत्वपूर्ण ध्यान दिया, जिससे कि क्या होगा, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, कई सारी चीजें होंगी, ठीक है। सेकेंड, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM, ये कब आया? ये 2012-13 में आया। 150 डिस्ट्रिक्ट में पहले इसको लागू किया गया, जो कि इंक्रीज करके 2014-15 में 150 डिस्ट्रिक्ट और जोड़े गए, और अब 16-17 से ये पूरे देश पर इस पॉलिसी को, इस स्कीम को चलाया जाता है। ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करता है कि लोग क्या हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात करें, सेल्फ एम्प्लॉयड। बात समझ में आ रही है? तो ये जो मिशन था, ये जो स्कीम थी, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेकर के थी। क्या नाम था इसका? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन NRLM। कब आया? 2012-13, ठीक है। शुरुआत में 150 डिस्ट्रिक्ट के लिए, 14-15 में 150 डिस्ट्रिक्ट और जोड़े गए, फिर 16-17 में क्या किया गया, उसको पूरे इंडिया पर लागू कर दिया। थर्ड, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब आया? 2001 में। इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू सरप्लस वर्कर्स। हम लोग देखते हैं गांव में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बड़ी दिक्कत है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो गया कि ये लैंड है, ये लैंड है, इस लैंड में 4 फार्मर्स काम कर रहे हैं, लेकिन यहां पर 6 लोग मिल जाएंगे, 2 लोग और एक्स्ट्रा वहां पर खड़े होंगे, जिनके रहने या न रहने से प्रोडक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अगर उस जमीन पे खड़े हैं या नहीं खड़े हैं तो उससे उस प्रोडक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन वो फिर भी वहां रहते हैं, ठीक है ना। तो वो 2 लोग जो एक्स्ट्रा हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड, ठीक है ना। तो हमको क्या जरूरत है, हम उनको जो सरप्लस वर्कर, जो यहाँ पर 2 सरप्लस वर्कर थे, उनको हम क्या करें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उनके सामने रखें कि क्या यहाँ पर 2 लोग फालतू खड़े हो, ठीक है, ये आओ, यहाँ तुमको हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं, आओ और रोजगार दो, ठीक है। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इस संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जो 2001 में आया, इसमें हम लोगों ने डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी फोकस में लिया कि इस पर भी हम काम करेंगे। फिर फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ रीजनल इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन। हर तरह की चीजों पर, चाहे वो रीजनल हो, बैकवर्ड हो, चाहे कोई रीजन जो बैकवर्ड रह गया हो, जो रीजन थोड़ा डेवलप हो, हम हर चीज को मैनेज करने की, उनके बीच की डिस्पैरिटी को, जो इनइक्वालिटी, उसको कम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। बैकवर्ड को थोड़ा ऊपर उठाएंगे, ठीक है ना। इकोनॉमिक तरीके से किस तरीके से उनको हम बेहतर कर सकते हैं, करेंगे। सोशल तरीके से किस तरीके से सरकार पॉलिसीज बना सकती है, उसके लिए भी काम करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जो 2001 में आया, वो इन चीजों पर फोकस किया। इसको बाद में मर्ज कर दिया गया, आगे चल करके क्या किया गया, इस योजना को मर्ज कर एक नया योजना बनाया गया, जिसको कहा गया मनरेगा, जो कब आया, 2005 में आया, लेकिन 2006 से वो इनफोर्स, मतलब जो लागू होना शुरू हुआ, वो 2006 से लागू होना शुरू हुआ। बात समझ में आ रही? 2006। इस एक्ट में क्या कहा गया, ऑल दोज हु आर विलिंग टू वर्क एट अ मिनिमम वेज रेट, at a minimum wage rate are offered work for a minimum period of 100 days। जो मिनिमम वेज रेट पे काम करने को तैयार है, उसको क्या होगा, कम से कम 100 दिन का रोजगार इस योजना के तहत दिया जाएगा। ये योजना इसको भी अपने में मर्ज कर ली, ठीक है ना। आगे चलकर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा में परिवर्तित हुआ और इसमें कई सारी चीजें और ऐड की गई, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा मनरेगा। फिफ्थ, मुद्रा बैंक। मुद्रा बैंक में क्या कहा गया, मुद्रा बैंक में कहा गया कि जो छोटे इंडस्ट्री हैं
जो लोग अपना शुरू से मान लीजिए वो क्या करना चाहते हैं, वो बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है ना, सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहते हैं, तो क्या करें, आए और 10 लाख तक का वो हम बैंक से लोन ले सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। तो मुद्रा योजना आया, मुद्रा बैंक आई, ठीक है ना, इस बैंक में इस तरीके से काम किया गया पॉवर्टी को एरेडिकेट करने के लिए। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना ये आया 1997 में, ठीक है ना, 1997। इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को फोकस पे रखा गया था कि हम स्वरोजगार लेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को फोकस पे रखा गया था। ये कब आया था? 1997 में। बाय मर्जिंग 2 योजना को मर्ज किया गया था, एक नेहरू रोजगार योजना और दूसरा प्राइम मिनिस्टर इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम। इन 2 प्रोग्राम को मर्ज कर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के तौर पर इस योजना को स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना को 1997 से लागू किया गया। ऐसे कई सारी योजना हैं, आपको बस क्या करना है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। अगर आपको कोई चीज बार बार देखने की जरूरत है एग्जाम के पहले, तो वो यही है। क्यों? क्योंकि ये सारे नाम हैं और ये इस अलग अलग नाम का अलग अलग पर्पज है, इसको 2-3 बार देखना पड़ेगा, ठीक है ना, एग्जाम के पहले। इसलिए इसको पहले नोट कर लेंगे। और इसमें 2-4 योजना और हम क्या कर सकते हैं, गूगल करें, गूगल पे हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंट एडॉप्टेड प्रोग्राम्स और या फिर क्या गवर्नमेंट ने स्कीम लाई पॉवर्टी को एरेडिकेट करने के लिए। उसमें 2-4 प्रोग्राम और हमको मिलेंगे, उसको भी हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो क्या पूछे जाते हैं, पॉवर्टी क्या है, दूसरा कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, थर्ड हाउ टू इरेडिकेट पॉवर्टी, क्या मेजर्स लिए जाते हैं, चौथा क्या क्या स्कीम्स, क्या क्या पॉलिसीज सरकार के द्वारा लाई गई पॉवर्टी को इरेडिकेट करने की। बात समझ में आ रही है? और जो बाकी चीजें मैंने बताई, चाहे वो हेड काउंट रेशियो हो, चाहे वो पॉवर्टी गैप इंडेक्स हो, चाहे वो बाकी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हो, ये सारी चीजें एमसीक्यू के लिए वो सब चीजें इंपॉर्टेंट है। एमपीआई तो इंपॉर्टेंट नहीं है मल्टी डायमेंशनल, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा कोई क्या दिक्कत है, ठीक है ना। ये सारी चीजें एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। तो ये मैंने पॉवर्टी पूरी तरीके से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जल्दी ही लेकर के आएंगे, ठीक है ना। तो आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में बताइए, कमेंट कीजिए। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, जो चीज समझ में नहीं आई या फिर जिस चीज की और जरूरत है, जैसे कि मैंने कुछ चीजें जो आपसे कहा कि वो मैं इसमें कवर नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, जैसे मैंने बात की यूआरपी की, एमआरपी की, एमएमआरपी की, वो सब चीजें अगर आप चाहते हैं कि उस पर भी वीडियो है चाहिए आपको, तो मैं उसको भी बनाने के लिए बना सकता हूं, अगर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अगर आपको जरूरत हो, ठीक है ना। तो वीडियो कैसा लगा इसके बारे में बताइए। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और तब तक फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।